हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोगों के साथ एनएलसी का जो रिक्रूटमेंट आपका जो कल आया हुआ है इसके बारे में मैं टोटल आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग एनसीएल का वैकेंसी आपका आया हुआ था, उसके बारे में आप लोग को डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फिर माइनिंग इंस्पेक्टर का आया था और आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, ये सारा चीज़ में वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा एनएलसी इंडिया लिमिटेड का जो आपका वैकेंसी कल आया हुआ है, ये कल आपका आया था, उसके बारे में मैं आपको सारा चीज शेयर करूंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनएलसी जो है ये एक नवरत्ना कंपनी है। नवरत्ना कंपनी, आप पूछेगा सर नवरत्ना कंपनी भारत में कितने हैं, तो 13 है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में होगा तब ये पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पूछा जाएगा कि सर मतलब ये कंपनी को कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ भारत में जितने भी पीएसयूज है उसको 3 भाग में बांटा गया, तीन पार्ट में। क्या क्या? पहला जो पार्ट है आपका मणिरत्न, फिर आपका नवरत्न, फिर उसको बाद आप महारत्न बनिएगा। इस प्रकार है ये सर। ये नाइवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये करती क्या है? ये आपका कोयला निकालती है। इस सबसे पहले ये लिग्नाइट कोल निकालती थी, अब ये अपना बिटुमिनस कोल भी निकाल रही है अभी करंट सिनेरियो में। और इसका पावर प्लांट भी है, ये अपना कोयला को अपने पावर प्लांट में भी यूज करती है और ये अपने सरकार को बेचती भी है। जहां पर जैसा रिक्रूटमेंट होता है, जिसको भी कोयला चाहिए बिजली बनाने के लिए, उसको वो सेल भी करती है। तो ये हम लोग जान गए। इसका रिक्रूटमेंट के बारे में हम टोटल डिटेल्स जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या पूछ सकता है कि जो इसका जो एग्जाम आपका होगा, तो एनएलसी में आपका ये पूछ सकता है कि ये कौन सा इसको तमगा मिला हुआ है, तो आपको नवरत्ना का। इसका जो टर्नओवर है कितना का है, तो ये आपका 11,947.94 करोड़। ये तो आपका नॉर्मल चीज है। क्या क्या करती है ये? आपका लिग्नाइट या कोल निकालती है, उसके बाद क्या थर्मल पावर जनरेशन मतलब बिजली बनाती है, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। ये हम लोग 3 चीज जान गए। ये किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला हुआ है, तो आपका माइनिंग का स्टैट्यूटरी पोजीशंस के लिए। क्या क्या पोजीशन है सर, मतलब क्या क्या पोस्ट है, तो आपका जूनियर ओवरमैन, जूनियर सर्वेयर और आपका सरदार। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं आपको आगे से चल के चर्चा करूंगा। आपका जो जॉब होगा वो आपका ग्रुप सी पोस्ट में होगा। कहाँ मिलेगा आपको? या फिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा, या फिर राजस्थान में मिलेगा, या फिर तालाबीरा प्रोजेक्ट आपको ओडिशा में मिलेगा। आगे भी हम लोग जानेंगे कि ओडिशा में आपको पोस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, राजस्थान में आपको यदि जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और तमिलनाडु में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। टोटल चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगा माइनिंग को लेकर, आप जस्ट वीडियो में बने रहे कि ताकि आप उस अनाउंसमेंट को जाने। अब इसमें मैं बात करता हूं कि जो जूनियर ओवरमैन के पोस्ट पे आपको जो लिया जाएगा, सबसे पहले आपको 1 साल के लिए ट्रेनी के पोस्ट पे रखा जाएगा। किस पोस्ट पे रखा जाएगा? ट्रेनी के पोस्ट पे। दूसरा क्या है, आपका जो पे स्केल रहेगा 31,000 से लेकर 1 लाख तक रहेगा। तो सर ग्रॉस कितना बनेगा? ग्रॉस आप मान के चलिए कि 55,000 तक बनेगा। कितना तक बनेगा? 55,000। कहां से 55,000 सर? हो सकता है 52,000 से 55,000 के बीच में ये आपका बनेगा टोटल। उसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है। क्या अलाउंसेस मिलेगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी तक तो वो कॉमन अलाउंस और वीडीए बोल के 35-70% के करीब देता था। और आपका यदि आपको क्वार्टर यदि नहीं मिला तो आपको एचआरए भी देती थी, और भी कुछ अलाउंस मिलता था। ले दे के आपको 55,000 तक मिलेगा। किस पोस्ट में सर? ये तो आपको ग्रॉस बताया मैंने। आपको 45 से 47,000 आपको इन हैंड कट के आपको मिलेगा। ये हो गया। सर्वेयर में भी सेम चीज, वही आपका दिया हुआ पे स्केल। कौन सा ग्रेड में आपको रखा जाएगा? आपको सबसे पहले S1 ग्रेड में रखा जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा ट्रेनिंग में, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा S1। 1 साल के बाद आप S2 पहुंच जाइएगा, फिर S3, S4, इस प्रकार। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव बनिएगा। ये तब समझ के पहला जो आपका प्रमोशन, आप तो बोले कि मैंने आपको बताया कि S1 to S2 1 साल में, उसके बाद S2 to S3 आपको प्रत्येक 3 साल में बनते बनते आप एग्जीक्यूटिव फिर आगे बनिएगा। ये हो गया। ये किसका है? तो ये आपका ओवरमैन और सर्वेयर का। ये आप समझ गए। कहाँ कहाँ आपको प्रोजेक्ट आपको है, आपका कहाँ जॉब लोकेशन होगा? तमिलनाडु में, राजस्थान में और उड़ीसा में। ये आप समझ गए। तमिलनाडु में कौन सा माइंस है सर? नाइवेली माइंस है, यहाँ पर बरसिंगस माइंस है, और ये तालाबीरा माइंस है। ये आप समझ गए। आगे सर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? टोटल 46। आपका राजस्थान के लिए 3 सीट और आपका उड़ीसा के लिए 2 सीट। अब क्या है इसमें देखिए कि टोटल सीट्स कितना पूछा जा रहा है। मैं आपको ज्यादा बताऊंगा ये पूरा डिटेल्स करके नहीं, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ कि इस 46 पोस्ट में से अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जनरल, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड बता रहा हूँ, जनरल 22 है। ईडब्ल्यूएस मतलब जो वीक इकोनॉमिकली आपका वीक है, कमजोर है, उसके लिए 4 सीट। ओबीसी के लिए आपका 12 सीट नॉन क्रीमी लेयर, और आपका एससी के लिए 8 सीट है। एसटी के लिए कोई भी किसी प्रकार का सीट नहीं है। उसी प्रकार आपका राजस्थान में आपको निकला हुआ जो आपका 3 सीट, वो टोटल जनरल का ही 3 सीट है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपका उड़ीसा में जो निकला हुआ है वो भी आपका टोटल जनरल का ही 2 सीट है। उसमें एससी एसटी आपका ईडब्ल्यूएस या फिर आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी के लिए या एससी एसटी के लिए किसी प्रकार का आपको वैकेंसी नहीं है।
ये तो मैंने आपको एक बताया, आप तीनों समझ लीजिएगा। जूनियर सर्वेयर के लिए आपको 13, 14 और 1 15, टोटल आपका 15 सीट निकला हुआ। 13 आपका तमिलनाडु के लिए, एक राजस्थान जो आपका बरसिंगर माइंस है उसके लिए, और एक आपका तालावीरा माइंस के लिए जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। इस प्रकार हो गया आपका। इसमें 13 में से 7 आपका निकला हुआ जनरल। आप देख लीजिएगा, आपको टोटल वीडियो में आपको दिख रहा है, ये आप समझ जाइए। और सर यदि सरदार का पोस्ट में आपको, इसमें क्या है कि आपको जो जूनियर ओवरमैन हो गया, जूनियर सर्वेयर हो गया, इसमें तो आपको S1 ग्रेड पे रखा, लेकिन जब आप सरदार का पोस्ट में आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो आपको SG1 ग्रेड पे रखेगा। SG1 ग्रेड का मतलब क्या था सर, ये सुपरवाइजर ग्रेड 1। इसके बाद आप क्या गए, सुपरवाइजर ग्रेड 1 पे 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद फिर आप S1 ग्रेड, S2, S3, S4, इस प्रकार फिर आप एग्जीक्यूटिव बनिएगा। ये तो आप समझ गए। कितना इसका वैकेंसी निकला हुआ सर, सबसे ज्यादा इसी का निकला हुआ, टोटल 147। 133 आपका तमिलनाडु के लिए, राजस्थान के लिए 14 निकला हुआ है। आपका सीट्स का जो वैकेंसी का जो आपका बंटवारा है कि SC ST में कितना निकला है, आपका OBC में कितना निकला, EWS में क्या निकला है, ये आप इसमें से देख सकते हैं। ये टोटल हम लोगों ने इस पेज में आप लोग के साथ डिस्कस किया। अब मैं आप लोग के साथ आगे पेज को डिस्कस करता हूं। अगला पेज आपका है कि इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि यदि आप जूनियर ओवरमैन में आप यदि उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सीट आपको चाहिए, तो मतलब क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। तो आपको डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, पहला आप समझ गए, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब क्या बीटेक किया हुआ कैंडिडेट भर सकता है, या फिर ऐसा कोई अदर क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है माइनिंग रिलेटेड, तो भी आप भर सकते हैं। किसके लिए, जूनियर ओवरमैन के लिए। और क्या चाहिए, वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको DGMS से मिलता है। ये 2 चीज हो गया। तीसरा आपका फास्टेड सर्टिफिकेट। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। ओवरमैन सर्टिफिकेट, फास्टेड सर्टिफिकेट, और आप डिप्लोमा जो किए हैं या फिर डिग्री किए हैं, वो 3, इसके लिए आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर ओवरमैन के लिए। सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए। यदि सर्वेयर, यदि आप सर्वेयर के लिए भरना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग, ये चलेगा, या फिर आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, वो भी आपका चलेगा, या फिर माइन सर्वेइंग में आप डिप्लोमा किए तो भी चलेगा, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग से यदि डिप्लोमा या डिग्री किए। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका दिया हुआ है कि सिविल वाले भी आराम से भर सकते हैं, जबकि इससे पहले का जो वैकेंसी सब होते थे उसमें लगभग में नहीं मिलता था। ये चीज समझ गए। और क्या होना चाहिए सर, सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार। इसमें सर 2 ही सर्टिफिकेट, हाँ सर्वेयर के लिए ओनली फॉर 2 सर्टिफिकेट। सरदार के लिए कितना सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर देखिए डिप्लोमा वाला भी तो भर ही सकता है, आप समझ ही गए, क्योंकि ये नीचे का पोस्ट है, ऊपर वाले आराम से भर सकते हैं। माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट आपका होना ही चाहिए। सर यदि माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट नहीं, ओवरऑल सर्टिफिकेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपका वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, इसमें भी 3 प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए, वही लिखा हुआ, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग, या फिर ओवरऑल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, या फिर वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ये आप समझ गए हैं कि यदि सरदार का सर्टिफिकेट मतलब हमको वैकेंसी भरना है तो इसमें हमको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर दिया हूं, यदि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे अगेंस्ट आपका पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर तमिलनाडु, या फिर राजस्थान, या फिर उड़ीसा, अब यदि हो सकता है कि किसी अगर उड़ीसा के सामने पड़ेगा तो आप उड़ीसा के लिए अप्लाई कीजिएगा। किसी का तमिलनाडु, जो साउथ के कैंडिडेट्स है वो तो चाहेंगे कि हम तमिलनाडु के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आपको वो लोकल या रीजनल लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, मतलब वो आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने नाइवेली माइंस तमिलनाडु के लिए आप भर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। यदि आप राजस्थान जो आपका बरसिंगसर माइंस के लिए आप यदि जाना चाहते हैं, वहां के लिए आपको हिंदी आना चाहिए। और यदि आप तालावीरा प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहते हैं, जो उड़ीसा में आपका लोकेशन है, वहां के लिए आपको उड़िया भाषा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये तो मतलब आपको आना ही चाहिए, तो ही आप जा सकते हैं। आगे क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज होगा, जो आपका 3rd ईयर में, जो मतलब सॉरी जो आप 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर जो पढ़ते हैं डिप्लोमा में, या फिर डिग्री किए हुए हैं, या फिर आपको जो सरदार का सर्टिफिकेट लिए हैं उसमें जो आपको पढ़ाई किए हैं, उसमें आपका कम से कम सब मिलाकर टोटल एग्रीगेट आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। ये आप समझ गए। यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो कम से कम 50% होना चाहिए। ये आप समझ गए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग कितना परसेंट होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 50%, जो NCL वाला में भी था। और यदि क्या कहते हैं SC ST कैंडिडेट है तो कम से कम 40% क्वालिफाइंग, मतलब क्या है 100 नंबर का यदि मान लीजिए एग्जाम होता है तो 50 नंबर तक आपका आना ही चाहिए, तो ही आप मेरिट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। भले आपका जो ऊपर वाले वही लोग का जॉब होगा, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। अब बोलिए सर सबका यदि 50 नंबर से कम आ गया तो फिर आपका रद्द हो जाएगा, किसी का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप समझ गए। आगे आते हैं हम लोग
आगे में क्या बताया गया है, आगे में अगला पेज में आपका एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट में क्या है, यदि सुपरवाइजर ग्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो जनरल वाले के लिए 30 साल, ओबीसी वाले के लिए 33 साल, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी को जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो आप तो देख ही रहे हैं। इसमें क्या है कि आप जो देख रहे हैं इसमें कि टोटल क्या है कि सुपरवाइजर ग्रेड के लिए 30 और 3 साल ओबीसी को हमेशा मिलता है और 5 साल एससी एसटी को मिलता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। यदि सर आप SG1 ग्रेड के लिए मतलब सरदार के लिए भर रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, सेम टू सेम वही एज क्राइटेरिया है, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन क्या है, देखिए यदि किसी को डिजेबिलिटीज है, किसी को आपका यदि डिजेबिलिटीज है तो वो मतलब 10 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये था आपका अपर एज का लिमिट का, मैंने आपको बता रहा था। लोअर आप समझ गए, 18 साल से नीचे वाले माइंस में काम नहीं कर सकते, उस हिसाब से आप समझ गए। आगे मैं बात करता हूं कि अपर एज का जो लिमिट है वो डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉय करंटली ऑन द रोल्स ऑफ NLCIL, मतलब जो नाइवेली लिग्नाइट में जो काम कर रहे हैं उसके लिए अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बशर्ते कि वो 58 साल तक, 58 साल तक कोई भी मतलब उसको आराम से भर सकता है। 58 के बाद भी यदि NLCIL का है तो वो नहीं भर सकता है। ये आप डेट के बारे में समझ गए। आगे आते हैं पे स्केल के बारे में, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, पे स्केल के बारे में आपको समझा चुका हूँ। CTC आप समझ गए, CTC आपको 7.8 लाख इसका रहेगा, किसका, S1 ग्रेड का, SG1 का आपका 6.55 लाख। सर ये CTC क्या होता है, लिख दिया हम, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब टोटल कंपनी आप पर एक साल में कितना खर्च कर रही है इंक्लूडिंग आपका पेमेंट, वो आपका CTC होता है। ये आप समझ गए। आगे क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु, राजस्थान एंड उड़ीसा। अभी एक नया प्रोजेक्ट उसको मिला हुआ है आपका दुमका में, साउथ पचवा माइंस, अभी वो ओपन नहीं हुआ है, इसलिए उसके लिए इसका मतलब इसमें निकाला नहीं गया है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। रिजर्वेशन में क्या है आपका, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए, उसके लिए आपका और जो डिजेबल है उसके लिए आपको 40% से ज़्यादा होना चाहिए डिजेबिलिटी, वो डिजेबिलिटी वाला कंडीशन में, मतलब विकलांगता कंडीशन में। कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, जो एज का रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है एज का रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कम बेसी किया गया, ये आप समझ गए। उसके बाद क्या है कि SC ST या फिर जो विकलांग है या फिर एक्स सर्विसमैन, उस कैंडिडेट के लिए आपको पेमेंट जो एप्लीकेशन फी आपको नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फी उसके लिए आपका एकदम एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी प्रकार का फी नहीं लगेगा। किसके लिए, SC ST और जो आपका दिव्यांगजन है उसके लिए, और एक्स सर्विसमैन, इसके लिए आपका एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा लेकिन प्रोसेसिंग फी लगेगा, आगे बताऊंगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जो क्या कहते हैं, यदि आप EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप SC ST का भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। यदि SC ST से अप्लाई करते हैं, डिजेबिलिटी से आप यदि डिजेबल कैंडिडेट है उसका यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो हम लोग समझ गए। आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे में हम लोग देखते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा। इसमें जो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या बताया गया है, मैं इसका कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी बताने का, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि आपका जो रिटन टेस्ट के आधार पर, मतलब 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, लेकिन आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 120 मिनट, याद रखिएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ये हो गया। इसमें से इस 100 क्वेश्चन में से 30 मार्क्स आपका जो रहेगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। किससे पूछा जाएगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से, रीजनिंग से और जनरल अवेयरनेस, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा, और 70 क्वेश्चन आपका माइनिंग से रहेगा, 70 क्वेश्चन आपका माइनिंग से रहेगा। ये आप समझ गए। कौन कौन सा बुक पढ़ना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आगे आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप कितने भी गलत कर लीजिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन टेस्ट आपको बता दिया, 120 मिनट बता चुके हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्जाम का जो पेपर रहेगा वो आपका कंप्लीटली इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता दिया। आगे क्या है आपको बताया था 50% वाला और 40% वाला। PAP के लिए क्या है, जो आपका जिस एरिया में उसका प्रोजेक्ट पड़ता है, यदि मान लीजिए हमारा यहाँ घर है और यहीं पर आगे कोई कंपनी बैठ रही है, हम इफेक्ट हो गए तो हमको बोलते हैं PAP, हमको बोला जाएगा PAP, मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब उस प्रोजेक्ट के आने के कारण जो पर्सन इफेक्ट होता है उसको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन बोलते हैं। उसको क्या फायदा दिया गया है कि उसका जितना मार्क्स आएगा उसमें उसको 20 मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। यदि वो रिटर्न टेस्ट में 60 नंबर लेके आता है तो उसको 20 जोड़ दिया जाएगा, मतलब 80। सर यदि आपका यदि सिर्फ 75 मार्क्स लेके आएगा तो फिर उसको 20 मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, मतलब 95 उसको मार्क्स हो जाएगा। 20 मार्क्स का उसको दिया गया है, बोनस दिया गया, किसके लिए, PAP के लिए। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ कट ऑफ मार्क जो आपके दिए बराबर हो जाए तो उस केस में जो आपका सीनियर रहेगा उसको आगे आपको दिया जाएगा, मतलब एज जिसका ज़्यादा रहेगा उसको आपका वरीयता दी जाएगी। ये आप समझ गए। या फिर सर वो भी यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, अल्फाबेट में आपका जिसका नाम आगे आएगा, जिसे A नाम वाला यदि आगे आएगा तो आपका A नाम वाला होगा।
इस प्रकार हम लोग टोटल समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे में इसमें क्या बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको साइट्स पे जाना है, साइट्स को क्लिक करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। कब तक वो ईमेल आईडी रहना चाहिए वैलिड, कि जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्लियर ना हो जाए। यहां तक आप समझ गए। कैंडिडेट्स आर अपलोड रिक्वायर्ड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स और आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपका स्कैन्ड कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आपको अपलोड के समय उसका जरूरत पड़ेगा। आगे समझ गए। कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट, यदि यहाँ पर 3 सीट निकला हुआ है, एक ओवरमैन का, एक सरदार का, एक सर्वेयर का, आप तीनों सीट में यदि एलिजिबल आपके सर्टिफिकेट्स, आप तीनों सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग करके भरना पड़ेगा, अलग अलग फी देना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। ये आप समझ के 2 चीज। आगे क्या है कि यदि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए भर रहे हैं, सर यदि हम 2 बार भर दें ओवरमैन सर्टिफिकेट, सर हम 10 बार भर देंगे ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, मतलब ओवरमैन वैकेंसी के लिए, तो आपका जो सबसे लास्ट में भरे हैं ना, उसी को कंसिडर किया जाएगा। ये आप समझ गए। आगे द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रजिस्टर विल बी, हाँ आपका 2 तारीख से, मतलब आज आपका स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन का, मतलब रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट मतलब जाके कर सकते हैं। कब तक लास्ट डेट है? 30/12/2022 तक आपका इसका लास्ट डेट है। मतलब ये जो आपका जो साल है, इसी साल आपका ये लास्ट डेट है। शुरू कब से हो गया है? शुरू आपका 2/12 से स्टार्ट हो गया है। 30 तारीख को ये भी याद रखिएगा कि 5 बजे तक, कितना बजे तक? 5 बजे तक। ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या बताया गया है, यदि आप जूनियर गवर्नमेंट ट्रेनी या फिर सर्वेयर के लिए भर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फी जो लगेगा वो आपको 300 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप SC/ST कैंडिडेट या फिर आप विकलांग है या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। यदि आप ये दोनों सीट के लिए कर रहे हैं, यहाँ से आप बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब इस सीट को आप भर रहे हैं, तो यदि आप जनरल, EWS या फिर OBC है तो 300 रुपया आपका एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी 295, टोटल इतना लगेगा। SC/ST के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी प्रकार का फी नहीं लगे। 2 चीज खत्म हो गया। यदि सरदार के लिए भर रहे हैं तो आपको 250 रुपया। किस सीट्स के लिए? सरदार के लिए मैंने बताया, ये हो गया। ये आप देख लिए प्रोसेसिंग फी और टोटल क्या क्या किसमें क्या लगेगा, ये आप समझ गए। देख लीजिए, यदि आप सरदार के लिए, यदि जनरल से है सरदार के लिए भर रहे हैं तो आपको 250 रुपया और 236 रुपया, तो टोटल आपको 486 रुपया लगेगा। इस प्रकार हम लोग इसको समझे। आगे क्या है, टोटल जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये आपको आगे बताया गया। आगे में क्या है कि आपका जो हाई क्वालिटी का रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए। सर रिसेंट का फोटोग्राफ नहीं समझे सर, वो आपका डेट भी पूरी तरह मेंशन कर दिया जाएगा। 1/5/2022 का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद का कौन सा फॉर्मेट में? JPEG फॉर्मेट में। कितना साइज होना चाहिए? 50 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लिख दिया है, फाइल साइज नॉट एक्सीडिंग, मतलब 50 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए। और क्या चाहिए? कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। कौन सा पेन से? या फिर ब्लैंक इंक से या फिर ब्लू इंक से। कौन सा फॉर्मेट में? ये पूरा दिया गया, साइज दे दिया गया है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम देते हैं क्लास 10 का मार्कशीट, ये आप समझ गए। 250 KB तक इसका दिया हुआ है। आधार कार्ड आपको चाहिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या चाहिए सर? डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या, जो आप सेमेस्टर वाइज आप जो टोटल मार्क्स आपका जो एग्रीगेट होगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 जो भी है, वो जो एग्रीगेट होगा तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट। तो आपका टोटल सेमेस्टर का आपका एक ऑर्डर में आगे फर्स्ट साल का, फिर सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर का, उस तरह आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको डालना है। ये आप समझ गए। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या चाहिए? लोकल लैंग्वेज के लिए आपका सर्टिफिकेट वो चाहिए, आपको सुविधा होगा आगे चल के। आपको जाति का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कम्युनिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप, और एक्स सर्विसमैन का यदि आप बिलोंग्स करते हैं, ये सारा चीज़ का फायदा लेना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका लास्ट पेज है, ये हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट, ये 3 किताब आपके लिए मस्ट है। रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट, इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद यदि आप DJ देशमुख का माइनिंग टेक्नोलॉजी का बुक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 पढ़ लेते, यहाँ तक तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप एग्जाम आराम से, जो 70 नंबर आपको माइनिंग पूछा जा रहा है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रिसिटी रूल भी पढ़ना पड़ेगा, और भी जो भी आपका रेस्क्यू रूल, सबसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रूल्स, एक्ट और आपका रेगुलेशंस, ये तो आपको 100% आना ही चाहिए। और 30 मार्क्स के लिए जो आपको पूछा गया है, जनरल आपका जो 30 मार्क्स है, उसके लिए ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको नॉर्मल जानकारी है मैथ्स का, जो नॉर्मल जानकारी आपका रीजनिंग का है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे।
मैं रूल्स रेगुलेशन और एक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए अभी जस्ट आपको ये वीडियो अपलोड करने के बाद 2 घंटे के बाद आपको रूल्स का एक पहला वीडियो मिलेगा कमेटी पे। मैंने टोटल कमेटी के बारे में आपको समझाया है कि कमेटी है क्या चीज़, कमेटी का रोल क्या है, कमेटी का सिलेक्शन कैसे होता है और उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ तक कि 2nd क्लास तक एग्जाम तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसको पढ़ के। तो मैं ये टोटल चीज़ आपको मैं एक क्लास वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 माइनिंग का मैं वीडियो आप लोग के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कि ताकि जो बच्चे जो बहुत दूर पढ़ते हैं, जिनके लिए ट्यूशन बहुत दूर पड़ जाता है, वो जा नहीं पाते हैं, या फिर जो अब जिनका मनी प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर है, वो क्लास नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अपलोड कर दूंगा। जिस तरह मैं झारखंड को लेकर चल रहा हूँ, झारखंड का भी मैं वीडियो अपलोड धीरे धीरे कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में उसका भी अपलोड करूँगा। अभी थोड़ा एग्जाम के कारण मैं फंसा हुआ हूँ कि मेरा भी थोड़ा एग्जाम चल रहा है, यही कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि माइनिंग का और आपका झारखंड का एंड साइंस का मैं रेगुलर इंटरवल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो काइंडली हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए कि ताकि उसको एक्सेस हो कि मतलब ये चीज़ क्लास किया जा रहा है। आप कमेटी का वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आप लोग के लिए बेस्ट दूं। इसकी अन्यथा मतलब इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का सजेशन यदि आपको देना हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आपको दे सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या डेट आपका दिया हुआ है। आज से आपका एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आप समझ गए कितना बजे से 10 बजे से, ये चीज़ हो गया। लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, लास्ट डेट वो आपका 5 बजे तक है, 30 तारीख तक, ये आप समझ गए। ऑनलाइन जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 तारीख को, लेकिन रात का 12 बजे तक है। रात के 12 बजे 23:45, उसके बाद नहीं, मतलब 11:45। और सर और लास्ट डेट आपका जो ये जो आप एप्लीकेशन आपका है उसको सबमिशन करने का, जो आपका फी को आपको पे कर दिया है और सबमिशन नहीं किया है, उसके लिए आपका 31/12 तक आपका उसका लास्ट डेट दे दिया गया है, एक दिन का आपका टाइम दिया गया है। तो ये आप लास्ट डेट को भी देख लीजिए। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर तैयारी में लग जाएं और इस वैकेंसी को फिलअप कीजिए और आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो जो आपका माइनिंग का जो कमेटी वाला वीडियो माइनिंग रूल का, तो काइंडली आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। जय हिंद।